जैसा कि हमने कहा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ एग्ज़ाम। एग्ज़ाम की डिमांड दो चीज़ों से देखी जाती है। पहला कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो क्या है, और उससे हम सब परिचित हैं कि आपको डिस्क्रिप्टिव पार्ट के 15 क्वेश्चन आएंगे EMRS में, और MCQ पार्ट के 40 क्वेश्चन आएंगे। KBS में 60 और 10 का रेशो है। 60 जो क्वेश्चन हैं वो MCQ के हैं और 10 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव पार्ट के हैं। लेकिन डिमांड को समझने का दूसरा एक पहलू और होता है लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर्स की, वो हमसे क्या चाहता है। अब समस्या हमारे वाले केस में KBS EMRS में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमको पुराना जो पैटर्न है क्वेश्चंस का वो नहीं पता, क्योंकि पहली बार डिस्क्रिप्टिव पार्ट हो रहा है। MCQ का तो फिर भी आइडिया रहता है, पहले भी लिए हैं, तो MCQ पार्ट का प्रिपरेशन करना, उसका आइडिया लेना या उसकी डिमांड को समझना बहुत मुश्किल काम नहीं है। हमको पता है कि MCQ पार्ट में न्यूमेरिकल्स आते हैं, डिपेंडेंसीज के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ थियोरेटिकल्स भी आते हैं, कैलकुलेशन किस तरीके की आती है सब पता है। लेकिन मेन जो मसला है, मेन जो प्रॉब्लम है वो है डिस्क्रिप्टिव पार्ट को लेके। इसलिए हमने जितने भी भारत में फिजिक्स सब्जेक्ट के डिस्क्रिप्टिव पेपर हो रहे हैं उनको स्टडी किया। जैसे UPSC का ऑप्शनल पेपर फिजिक्स का होता है, जैसे HPSC का हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर होता है, जैसे UP GIC का एग्ज़ाम पेपर सब्जेक्टिव होता है। इस तरीके के कई एग्ज़ाम पेपर्स को जो PYQs के तौर पे थे उनको देखा। इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स से भी चर्चा की, इनको पढ़ाने वाले टीचर्स से भी मुलाकात की, तब जाके बहुत सारे ऐसे सजेशंस और सॉल्यूशंस आए जिसकी हेल्प से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उन पूछे हुए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट उनकी आंसर राइटिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम हर एक पहलू पे आएंगे। तो जैसा कि हमने कहा कि जो भी डेटा हमको मिला एनालिसिस करके, डिस्कशन करके, उसमें एक डेटा तो ये था कि यदि हम EMRS के पेपर को सेंटर में रखें तो 3 से 4 क्वेश्चन 15 में से न्यूमेरिकल आने की उम्मीद है। ऐसा नहीं है कि 15 की 15 क्वेश्चन में डेरिवेशन पूछ लिया जाएगा, वो न्यूमेरिकल भी आपसे सॉल्व करवाएगा, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने का या थियोरेटिकल वे में उसको लिखने का, कैलकुलेशन करने का, रिजल्ट निकालने का एक तरीका होता है। तो वैसे तो आपको आता होगा, नहीं भी आता होगा तो अपन लोग चर्चा करेंगे। दूसरा ऑब्जर्वेशन खास तौर पे ये है कि आपको यदि ये लगता है कि बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं 12 से 13 वो डेरिवेशन के ही आएंगे, तो शायद आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस देखे गए हैं जिसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनसे मिलके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बना रखे हैं। UPSC का एक क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर का ही, फॉरेस्ट सर्विस कमीशन का जो पेपर होता है, उस पेपर में क्या कर रखा है कि जो पहला क्वेश्चन है जो कंपलसरी होता है सभी स्टूडेंट्स के लिए, उसमें एक क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, और सबसे अलग बात क्या है, चारों पार्ट अलग अलग चैप्टर्स के हैं। ये तो तय समझ लीजिए, नोट कर लीजिए कि जितने भी क्वेश्चंस EMRS या KBS में डिस्क्रिप्टिव आएंगे वो सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, एक क्वेश्चन के कई सारे सब पार्ट आएंगे या कई सारे क्वेश्चंस उसमें छोटे छोटे जुड़े रहेंगे। उसके 2 फायदे होते हैं, आप भी जानते हैं, एग्जामिनर को मार्किंग करना आसान होता है और वो एक ही क्वेश्चंस की हेल्प से कई सारे टॉपिकों को जान सकता है। लेकिन हम अब तक जो देखते आए हैं वो ये देखते आए हैं कि एक ही टॉपिक से रिलेटेड ही कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे व्हाट इज़ द गॉस लॉ, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। मतलब गॉस का नियम बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और किसी भी गोलीय कोश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए। लेकिन जैसा कि हमने बताया UPSC का एक पेपर है, उस पेपर में क्या कहा, पहला क्वेश्चन मैकेनिक्स का, दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, तीसरा क्लासिकल मैकेनिक्स का और चौथा क्वांटम मैकेनिक्स का। तो ये समझने की बात है, ऐसा ही कुछ UP GIC में भी है। लेकिन ये समझने की बात है, मतलब इससे हम ये समझ सकते हैं ओवरऑल कि हमको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि जिनका डेरिवेशन बड़ा है वहीं से क्वेश्चन बन सकता है, वो तो तैयार करना ही है, लेकिन हर छोटे टॉपिक की समझ आपको होनी चाहिए। बिना कॉन्सेप्ट को जाने,
बिना कॉन्सेप्ट को समझे आप वहाँ एग्जाम पेपर में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हर डेफिनेशन को रटना पॉसिबल नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो हम डेफिनेशन बना सकते हैं, हम उसकी थ्योरी को लिख सकते हैं, हम ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी बात आपको समझ आई होगी। तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन सभी क्वेश्चंस डेरिवेशन के आएंगे ये जरूरी नहीं है। सभी जो कॉन्सेप्ट है उनमें डेरिवेशन होता है ये भी जरूरी नहीं है। और एक बात, केवल डेरिवेशन के भरोसे एग्जाम पेपर में सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्सेप्ट। क्योंकि हर स्टूडेंट रट नहीं सकता पूरी फिजिक्स के डेरिवेशंस को, पूरी फिजिक्स की डेफिनेशंस को और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, बुलेट पॉइंट्स को, डिपेंडेंसीज को, उसके लॉज को, प्रिंसिपल्स को रटना सिस्टमेटिक वे में पॉसिबल नहीं है। लेकिन यदि आपको किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट पता है तो आप उसके डेरिवेशन पार्ट को भी ड्राइव कर सकते हैं, आप उसके डेफिनेशंस को भी लिख सकते हैं, आप उस क्वेश्चन के फ्लो को बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, चाहे आप किसी भी तरीके से तैयारी करें, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप ना तो एमसीक्यू कर पाएंगे और ना ही डिस्क्रिप्टेड पार्ट कर पाएंगे। तो आपकी जो पहली प्रायोरिटी है वो क्या है, आप हर संभव प्रयास करेंगे कॉन्सेप्ट को समझने का। क्योंकि फिजिक्स की एक अच्छी बात है, फिजिक्स की अच्छी बात क्या है कि यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन फिर गलत नहीं होगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए ह्यूमैनिटीज़ के पेपर होते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे जैसे हिस्ट्री का पेपर हो गया, पॉलिटिकल साइंस का पेपर हो गया, तो उसमें क्या है कि क्वेश्चंस में प्रेजेंट जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज़ हैं वो पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चन करंट अफेयर से भी बन जाता है। तो वहाँ क्या होता है, स्टूडेंट अपने थॉट के अकॉर्डिंग आंसर्स लिखता है। लेकिन हमारे फिजिक्स में थॉट नहीं चलता, हमारे फिजिक्स में डेरिवेशन फिक्स है, सबको वही लिखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको यदि कॉन्सेप्ट पता है तो हम उसका डेरिवेशन ड्रॉ कर सकते हैं, और जो हम डेरिवेशन में बनाएंगे वो एग्जामिनर प्रोसेस पे नहीं जाएगा, वो ये देखना चाहेगा क्या इसको डेरिवेशन करना आता है या नहीं आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है एक्स्ट्रा मटेरियल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने सारे एग्जाम्स को स्टडी करके देखा है। आप बड़े ध्यान से सुनना एक बात, मान लीजिए EMRS में 198 स्टूडेंट्स हैं और 1980 बच्चे पास किए गए। 1980 में से 500 ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको लगभग हर एक टॉपिक का डेरिवेशन आता होगा, जो टीचर्स भी रहे होंगे या उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को मैनेज करके या इन दिनों में अपने आप की मेहनत को अच्छा करके वो सभी टॉपिकों के डेरिवेशन को लिख सकते हैं। अब एग्जामिनर के सामने बड़ा चैलेंजिंग काम हो जाएगा कि सभी स्टूडेंट ने एक जैसा डेरिवेशन एक ही क्वेश्चन में लिखा है। भाई जाहिर सी बात है, क्वेश्चन यदि सेम है तो सबके डेरिवेशन भी सेम होंगे, तो फिर सिलेक्शन किसका होगा, 500 लोगों का? नहीं, क्योंकि 198 पोस्ट हैं। तो फिजिक्स में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसा कि हमने कहा, यदि पॉलिटिकल साइंस होती, यदि हिस्ट्री होती, यदि समाजशास्त्र होती, सोशियोलॉजी होती, तो वहाँ अपने थॉट के बेस पे, अपनी करंट अफेयर्स के नॉलेज के बेस पे उसका आंसर डिफ्रेंशिएट हो सकता था, उसका आंसर अलग अलग हो सकता था, एग्जामिनर उसको पसंद कर सकता था। लेकिन हमारे जो साइंस के सब्जेक्ट हैं उनमें एक बड़ा टास्क ये है कि सबके आंसर सेम ही आने हैं, सबका डेरिवेशन सेम ही होना है। तो फिर एग्जामिनर किसको नौकरी देगा और किसको नहीं देगा? तो इस क्वेश्चन का जो जवाब मिलता है वो मिलता है एक्स्ट्रा मटेरियल से। मतलब यदि आप केवल डेरिवेशन लिख के आ रहे हैं तो आप एक साधारण काम करके आ रहे हैं, तो जॉब लगने की संभावना बहुत कम है। क्योंकि डेरिवेशन के साथ आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स को ऐड करना पड़ेगा, कुछ ऐसी डिपेंडेंसीज को जोड़ना पड़ेगा, कुछ ऐसे बुलेट पॉइंट्स को ऐड करना पड़ेगा, कुछ ऐसे ग्राफ को जोड़ना पड़ेगा, कुछ ऐसे फिजिकल यूज़ या एप्लीकेशंस को जोड़ना होगा जिससे आपका लिखा हुआ आंसर कंपैरेटिवली बेटर हो। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट भी खास इंपॉर्टेंट है। तीसरा, राइटिंग स्किल्स। पहले हम ये समझते थे, पहले हमारा पर्सनल मानना ये था कि फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में राइटिंग स्किल्स का खास कोई योगदान नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन ही तो लिखना है, वो तो कोई भी लिख सकता है, और डेरिवेशन लिखने में काएगी राइटिंग स्किल्स। लेकिन फिर वही बात निकल के आई। क्या बात निकल के आई? कि सभी स्टूडेंट जो हैं वो सेम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को लिख रहे हैं,
सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो लगभग सेम चीज़ें आंसर में दे रहे हैं, तो फिर आप एग्जामिनर के सामने अच्छा एक्सप्लेनेशन या अच्छा एक्सप्लेनर कैसे बनोगे? जब आप अपने नॉलेज को, अपने फिजिक्स के ज्ञान को सही सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके दे के आओगे। डायग्राम कहाँ होना चाहिए, आंसर्स के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहाँ लिखना है, कंक्लूजन कहाँ लिखना है, कंक्लूजन्स के बाद आप क्या लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन कितने लाइन का होना चाहिए। तो ये जो प्रोटोकॉल है लिखने का, जो प्रेजेंटेशन है, ये राइटिंग स्किल्स में आती है। और राइटिंग स्किल्स को बिना सीखे सिलेक्शन लेना इसलिए मुश्किल है क्योंकि जो कई सारे ऐसे स्टूडेंट आपने देखे होंगे जिनको आता तो फिजिक्स बहुत अच्छा है लेकिन वो पढ़ा नहीं पाते। आपने देखा होगा, आप कहते होंगे यार इसको नॉलेज बहुत है लेकिन इसको पढ़ाना नहीं आता, इसको एक्सप्लेन करना नहीं आता। तो वहाँ वही गेम है। राइटिंग स्किल्स जो शब्द है वो ये एक्सप्लेन करता है या ये बताता है कि आपको जो कंटेंट आता है, आपको जो ज्ञान है, आपकी जो फिजिक्स की समझ है, वो आप ऑन द पेपर क्या सही सिस्टमेटिक वे में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। आप कहेंगे इसमें कौन सा बड़ा टास्क है, यदि मुझे फिजिक्स आती है तो मैं लिख सकता हूं। सर बात ऐसा है, वहां आपको लिमिटेड स्पेस और लिमिटेड टाइम मिलेगा। किसी भी आंसर को लिमिटेड स्पेस में, लिमिटेड टाइम में बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करना ही अच्छे आंसर की डेफिनेशन है। तो जाहिर सी बात है राइटिंग स्किल्स को भी आपको सीखना होगा। तो ये हमने बताया। इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस यदि आपने नहीं की तो शायद सिलेक्शन वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि अक्सर एमसीक्यू क्वेश्चन की तो वैसे भी प्रैक्टिस कर ली जाती है लेकिन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कभी की ही नहीं। हो सकता लंबा समय हो गया हो आपको हो सकता है कि भूलने की परेशानी हो, या कभी कभार आपने देखा होगा पहले कुछ लिख दिया, काट दिया, वापस कुछ लिख दिया, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि हम राइटिंग स्किल्स को लेके हर एक पॉइंट को बारीकी से उठाएंगे अलग अलग सीरीज़ में, अलग अलग लेक्चर्स में, बट यहाँ आपको चारों बातें समझ आई होंगी। तो ये है एग्जाम पेपर की डिमांड जो आपको तैयार करनी है। डेरिवेशंस तैयार करने हैं, कॉन्सेप्ट्स तैयार करने हैं, डेफिनेशन में थ्योरी तैयार करनी है, एक्स्ट्रा जो भी मटेरियल है जैसे ग्राफ, डायग्राम, डिपेंडेंसीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिजिकल सिग्निफिकेंस, एप्लीकेशंस ऑफ एनी टॉपिक्स, ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि हमने सारे अरेंजमेंट्स किए हैं बट आपको ये सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये पता होना जरूरी है। राइटिंग स्किल्स के बारे में आपको समझ होनी चाहिए और प्रैक्टिस आपको करनी होगी। ये है डेरिवेशन पार्ट की डिमांड। अब हम चलते हैं एमसीक्यू पार्ट की डिमांड की तरफ। इससे लगभग हम सभी लोग परिचित हैं। जो पहली बार स्टूडेंट केबीएस एनवीएस से जुड़ रहा है या जिसकी रिसेंटली अभी एमएससी हुई है, हो सकता है वो ना हो, तो उसके लिए हम बता दें एमसीक्यू जो क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली न्यूमेरिकल्स ही होते हैं किसी भी टॉपिक के, और इनको बिना कॉन्सेप्ट समझे तो कोई कर ही नहीं सकता, असंभव है। यहाँ तक कि एक स्टेटमेंट भी हम बताते हैं, कई सारे लोग भी सेम स्टेटमेंट देते हैं और ये फिक्स भी है। जाहिर सी बात है, इंपॉर्टेंट बात है कि यदि किसी भी कॉन्सेप्ट में, यदि किसी भी टॉपिक में आपका डाउट है तो आप उसका न्यूमेरिकल नहीं बना सकते। तो जाहिर सी बात है दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो कॉन्सेप्ट की है। यदि कॉन्सेप्ट आप सीख गए तो एमसीक्यू तो अच्छे होंगे ही होंगे, साथ साथ आपका जो लिखने का सलीका है, राइटिंग स्किल्स है, वो यहाँ भी बेटर होगी। दूसरा है कॉन्सेप्ट भले सीख गए लेकिन कॉन्सेप्ट को यूज़ करना नहीं आता, मतलब न्यूमेरिकली अप्रोच डेवलप नहीं हो पाई तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो एग्ज़ाम की डिमांड के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट को सीखने के साथ साथ उसको यूज़ करना भी हमें सीखना होगा या यूज़ करना हमको समझना होगा। ऐसा नहीं है कि अपन पुराने ज़माने के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें। जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं, जो पीवाईक्यूज़ हैं, जो आसपास के स्टेट्स में पूछे जा रहे हैं, उनको भी हमें देखना पड़ेगा, जिससे कभी कभार क्या होता है कि एक पैटर्न फॉलो होता है या एक डिफ़िकल्टी का लेवल पता लगता है। बात करते हैं ट्रिक्स। जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि कोई डिपेंडेंसी पूछी तो पूरा डेरिवेशन करना पड़ गया। तो मेन जो एग्ज़ाम है उसमें टाइमिंग ही तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं हमको ऐसी बातों को, ऐसे तरीक़ों को जानना होगा, ऐसे ट्रिक्स और मेथड्स को जानना होगा जिसकी हेल्प से क्वेश्चन जल्दी हो और टाइम के अकॉर्डिंग हम पेपर को कंप्लीट कर पाएँ। लास्ट में वही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ होने वाला है नहीं। तो जाहिर सी बात है दोनों पार्ट की डिमांड आपको पता लग गई, आपको इसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना है। अब हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो इस डिमांड्स को किस तरीके से कंप्लीट करेगा विद हेल्प ऑफ लेक्चर्स, बुक्स, नोट्स,
तो अभी हम आगे देखते हैं, चलिए साहब।